फैसला, रियासती हुकूमत के हिजाब पाबंदी फैसले को बरकरार रखने का दिया हुक्म। कहा हिजाब इस्लाम में जरूरी अहकामात में शामिल नहीं। मुखालिफिन ने कानूनी लड़ाई जारी रखने का दिया इंदिया। हिजाब पर पाबंदी और अदलिया के फैसले पर सियासी जमातों ने दिया रद्द अमल। उमर अब्दुल्ला ने कहा हिजाब कपड़े का टुकड़ा नहीं, औरत की मर्जी का हक है। महबूबा मुफ्ती ने फैसले को मायूस कुन दिया करार। कहा पहनावे का फैसला अदलिया के बजाय लड़के लड़कियों को ही होना चाहिए। और चरसू अवंतीपुरा में फौज के साथ झड़प में एक मिलिटेंट जान बहक। इलाके में मजीद मिलिटेंटों की मौजूदगी के खदशात के बीच सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर तैयबा से होने का दावा करते हुए पुलिस ने हथियार भी किया बरामद। नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, मुख्तलिफ खबरों के हवाले से आपको रोशनास कराते हैं क्योंकि ड्रग्स का ग्रैब जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रहा है। चुरसू अवंतीपुरा में आज एनकाउंटर भी हुआ, एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है। क्यों जारी है तफसीलन आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले कर्नाटका हाई कोर्ट के उस फैसले के हवाले से खबर कि कर्नाटका हाई कोर्ट की जानब से जो हिजाब पाबंदी का फैसला था वो अब आ गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि 5 फरवरी को कर्नाटका की सरकार ने ये हुक्म जारी किया था, एक ऑर्डर जारी किया था कि जितने भी स्कूल है वहां पर, खासतौर पर गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस है, वहां पर कोई भी लड़की हिजाब पहनकर नहीं आएगी क्योंकि उनका दावा था कि ये इक्वालिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर को मुतासिर करता है। इस वजह से पाबंदी आयद की गई थी हिजाब पर। और उसके बाद कुछ तालिब इल्मों ने और जो कर्नाटक के मुस्लिम समाज से वाबस्ता लोग थे उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस हवाले से एक पिटीशन दायर की थी और उस पिटीशन में मुतालबा किया गया था कि कर्नाटक की सरकार ने जो फैसला लिया है उसको मुस्तरद किया जाए क्योंकि एक लड़की को बुनियादी हक आईन ने दिया है कि वो जो उसका पहनावा है खुद ही डिसाइड करे। बिलाखिर कई बार इस पर ऑनरेबल कोर्ट के अंदर बहस भी हुई है और आज हाई कोर्ट ने कहा है कि उन्हें नहीं महसूस हो रहा है कि क्लासरूम में हिजाब पहनना इस्लाम में ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस्लाम के अंदर हिजाब पर जो है इसका अमलाना या हिजाब लगाना ज्यादा जरूरी नहीं है। 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने सरकार के उस हुक्मनामे को स्ट्राइक डाउन करने से इनकार किया जिसमें स्कूल में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद की गई थी। आपको बताना चाहेंगे कि कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी को हिजाब पर पाबंदी आयद करके जवाब दिया था कि इससे इक्वालिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर डिसऑर्डर हो जाता है। और आपको यह भी याद होगा कि मुस्लिम समाज के लोगों ने इस फैसले से ना मुतफिक नजर आए थे और उन्होंने उनकी जानब से जो वकील है उसकी जानब से कोर्ट के अंदर इस हवाले से दलाइल भी पेश की गई थी कि इस्लाम के अंदर किस कदर ये जरूरी है और उसके साथ साथ जो आईन है, कानून है मुल्क का, उसकी बालादस्ती को जाहिर करते हुए उन्होंने कहा था कि आईन ने हर किसी लड़की को पहनावे का हक दिया है कि वो किस तरह का पहनावा, क्या कुछ लिबास उसका होगा, ये लड़की को हक है। तो इस तरह से जो कुछ भी वो पहनती है वो उसकी चॉइस होनी चाहिए। मुखालिफ वकील की तरफ से इस पर दलाइल दी गई थी, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये स्कूल का मामला है और स्कूल के मामले में यूनिफॉर्म जो है उसको कंपलसरी ठहराया गया है और उसमें कहा गया है कि इससे इक्वालिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर जो है वो कायम व दायम रहता है। तो इस वजह से हिजाब पर पाबंदी जरूरी है और इस हवाले से ये भी मामला आ गए हैं कि मुस्लिम समाज के अंदर जो पहनावा है या उसके साथ साथ हिजाब है ये जरूरी है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स में ये शामिल नहीं है और इस तरह से उन्होंने इसे स्ट्राइक डाउन करने से इनकार किया है। और अब इस कोर्ट ने इस
फैसले को जो 5 फरवरी को कर्नाटका की सरकार ने स्कूलों से मुतल्लिक हिजाब से मुतल्लिक लिया था उसको बरकरार रखने का अब फैसला दिया है। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि इस हवाले से जो तालिब इल्म है या मुस्लिम समाज के लोग कर्नाटका के अंदर है, उन्होंने भी अब फैसला लिया है कि वो पहले इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद क्या वो इस ऑर्डर को बड़ी अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या उसमें वो एक बार फिर से जाएंगे। इस हवाले से अभी उन्होंने फैसला नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि इस पर वो पहले मिल जाएंगे और इस ज़िम्मन में कानूनी चाराजोई के लिए पहले सलाह मशवरा किया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि इस दौरान कर्नाटका के अंदर बड़ी बड़ी सभाएं या ज्यादा लोगों को एक साथ जमा होने पर भी पाबंदी आयद की गई है। वज़न हिजाब पर पाबंदी को लेकर मुल्क की सतह पर रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है और इस हवाले से जो हुकूमती लीडरान हैं या हुकूमत के मौक़िफ़ की तायद करने वाले लोग हैं जो हिजाब पर पाबंदी चाहते थे, उन्होंने इस कोर्ट के ऑर्डर का, कोर्ट के फैसले का वेलकम किया है। लेकिन जो इसके मुखालिफिन थे वो आज भी मुखालिफी नजर आ रहे हैं। इस हवाले से सियासी तंजीमों ने भी इस हवाले से अपना रद्दअमल देना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और साबिका मरकजी वजीर उमर अब्दुल्ला की जानब से ट्वीट आया है और उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो कोर्ट की जानब से अब इस पर फैसला सुनाया गया और उस पर मायूस कुन करार दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कर्नाटका कोर्ट के फैसले को काफी मायूस कुन बताया है। उन्होंने कहा कि हिजाब कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं है, किसी लिबास का महज एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये औरत के पहनावे का हक है जो उसे आईन ने दिया है कि वो किस तरह का पहनावा पसंद करती है, जिसे मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बुनियादी हक समझकर बरकरार न रखते हुए एक धोखा किया। ये उमर अब्दुल्ला का मानना है। ट्रेवेस्टी इसने लास्ट में लिखा है कि ये राइट इज ए ट्रेवेस्टी और इस तरह से न सिर्फ उमर अब्दुल्ला ने बल्कि और भी लोगों ने इस हवाले से अपना नुक्ते नजर जारी किया जिन्होंने कोर्ट के इस फैसले को जो है उनका मानना है कि ये मायूस कुन फैसला है और वो चाहते थे कि इसमें जो मुखालिफ लोग हैं और उनका मानना है कि ये इस्लाम के अंदर जायज जो है उसूलों में शामिल है और इसके साथ साथ कानून का भी उन्होंने हवाला लिया। लेकिन कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होता है और इस तरह से अब उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर इस तरह का ट्वीट जो है या इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया है। उमर अब्दुल्ला के साथ साथ महबूबा मुफ्ती भी फोरफ्रंट पे आ गई है। महबूबा मुफ्ती ने पहले ट्वीट किया और उसके बाद उन्होंने वीडियो मैसेज भी जारी किया है। लेकिन ट्वीट में भी महबूबा मुफ्ती ने यही बात कही है और उन्होंने भी इससे मायूस कुन करार दिया है और इस ट्वीट में भी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब हम औरतों को एम्पावर करने की, उनकी बहबूदी के हवाले से बुलंद बांग दावे कर रहे हैं तो दूसरी जानिब हम औरतों के हुकूक छीन रहे हैं और जो उसकी चॉइस का पहनावा होता है उसके मुखालिफ हम कोर्ट के ऑर्डर्स लाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने एक वीडियो पैगाम भी दिया है और इस वीडियो पैगाम में भी महबूबा मुफ्ती ने यही बात कही है कि हम एक तरफ लड़कियों की बहबूद के लिए, उनकी पापरजाई के लिए बात करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब हिजाब पर पाबंदी एक मायूस कुन फैसला है। एक तरफ औरतों को बाइख्तियार बनाने के लिए बुलंद बांग दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपने मन मुताबिक लिबास पहनने पर पाबंदी आयद करते हैं। ये महबूबा मुफ्ती का मानना है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि मैं समझती हूं कि पहनावे से मुतल्लिक हक लड़के लड़कियों को होना चाहिए, न कि इसका फैसला अदालतें करनी चाहिए। ये महबूबा मुफ्ती का रिएक्शन हिजाब पाबंदी को जारी व सारी रखने के फैसले पर आया है। महबूबा मुफ्ती मजीद क्या कुछ कहती हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान हिजाब पे जो बैन जो लगाई गई उसको जो हाई कोर्ट ने कायम रखा है, ये बहुत ही मायूस कुन फैसला है कि एक लड़की या एक औरत को ये भी इजाजत नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। तो मैं समझती हूँ एक तरफ से हम बहुत बड़े दावे करते हैं औरतों के अधिकारों की, उनकी इख्तियारात की कि उनको बाइख्तियार बनाना है, एम्पावरमेंट करना है, और दूसरी तरफ से हम उनको ये भी हक नहीं देते हैं कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। और अगर वो अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनती है तो उनको हरासा किया जाता है। सड़कों पे आपने देखा किस तरह गुंडे मवाली उनके पीछे पड़ जाते हैं और सरकारें जो वहाँ की होती हैं वो तमाशाबीन बन जाती है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को, हर औरत को, हर बच्ची को ये हक होना चाहिए कि वो क्या कपड़ा पहने और क्या कपड़ा नहीं पहने। ये
اس کا ادھر نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر کا بھی اس پر ریئیکشن آیا ہے اور علی محمد ساگر نے کہا کہ حجاب ہمارے مذہب کا حصہ ہے اور یہ سلسلہ ہندوستان میں برسوں سے چل رہا تھا، لیکن آج ایک ریاست میں اس سے مسئلہ بنایا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ برسوں سے یہاں ہندوستان میں بھی اور دنیا کے اندر بھی حجاب کا پہناوا یا حجاب کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اسے کیوں کر اب مسئلہ بنایا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ملک میں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، تمام ہندوستانیوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا لباس پہننا، یہ ساری چیزیں واضح ہیں، وہ ہمارے ملک کے سنویدھان نے، آئین نے ہمیں الاؤ کی ہے۔ اب اس کو کون نکارنے والا ہے وہ دیکھنا ان کا کام ہے، لہذا وہ حجاب پہننا کوئی سید محمد الطاف بخاری کا بھی ریئیکشن آیا ہے اور سید محمد الطاف بخاری کا کہنا ہے کہ ہم سیکولر ملک میں رہ رہے ہیں اور ہمارے یہاں کوئی بھی مذہب اپنانے کا ہر کسی کو اختیار ہے، بحیثیت ایک مسلمان ہمیں حجاب کے دائرے میں رہنے کی ضرورت ہے، یہ سید محمد الطاف بخاری کا کہنا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پر عدلیہ کا کوئی فیصلہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کرناٹکا ہائی کورٹ چونکہ یہ کورٹ کا ایک ڈیسیجن ہے، نارملی کورٹ کے ڈیسیجن کو تو ہم نہ اس پہ بولتے ہیں اور نہ اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں، لیکن بحیثیت ایک مسلمان کی جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اسلام کے دائرے میں رہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے، وہ ہم کریں گے، وہ کرتے رہیں گے۔ اس میں کوئی بھی عدالت ہمیں یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ ہم کیا کریں اپنے مذہبی فرائض انجام کرنے میں۔ سید محمد الطاف بخاری کا ایک اور ریئیکشن بھی آیا ہے، خاص طور پر ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو لے کر انہوں نے پہلے ہی اس انٹریم رپورٹ کو مسترد کیا تھا، لیکن اب وہ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے جب پبلک ڈومین میں یہ آ رہا ہے تو اس میں لوگوں کو اپنے اعتراضات کمیشن کے سامنے جمع کرانے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہر علاقے کے لوگوں کو جو اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے تئیں جو کچھ بھی انہیں خامیاں نظر آ رہی ہیں اور لوگوں کے تئیں اپروپریٹ نہیں لگ رہا ہے تو انہیں اس حوالے سے آگے آنا چاہیے اور اس پر اپنا نقطہ نظر رکھ کر جو اس میں جو کچھ بھی وہ جمع کرانا چاہیں گے، جو کچھ بھی اعتراضات ہوں گے، اس کو جمع کرائیں۔ ہماری پارٹی کے آپ کو معلوم ہے ہم نے تو سمرری طور اس وقت بھی ریجیکٹ کیا تھا اور ہم اپنے نقطہ نظر ضرور پیش کریں گے اور ہم تو میری تو عوام سے بھی، عوام کو بھی چاہیے جو ان کو لگتا ہے برا ہوا ہے، اس میں اچھا نہیں ہے، ہم تو بھریں گے ہی بھریں گے، جیسے ان لائن وتھ آور کمٹمنٹ۔ اسپیشل رپورٹ میں اور بھی خبریں ہیں اور اب بات کرتے ہیں چرسو اونتی پورہ کے انکاؤنٹر کی، جس میں ابھی تک خبر مل رہی ہے کہ ایک ملیٹنٹ کو یہاں پر جام بحق کیا گیا ہے اور اس ملیٹنٹ کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کیا جا چکا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ پولیس، فوج اور سی آر پی اپنے مشترکہ کارروائی کے دوران اطلاع ملتے ہی چرسو اونتی پورہ علاقے کو اپنے محاصرے میں لیا اور کیسو کرنے کے بعد یہاں موجود ملیٹنٹوں نے ان پر گولیاں چلائی اور یہ گولیاں اس وقت چلی جب فوج اور فورسز کو یہ اطلاع تھی کہ فلانی جگہ پر یہ لوگ یعنی ملیٹنٹ کی موجودگی ہے اور وہاں پر پہنچتے ہی وہاں ان پر فائرنگ کی گئی ہے اور اس کے بعد یہ فائرنگ تصادم میں تبدیل ہوئی اور اس دوران پولیس نے اس جھڑپ کے دوران ایک ملیٹنٹ کو مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ پولیس نے یہ بھی کہا کہ سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے اور اس حوالے سے جو ملیٹنٹ مارا جا چکا ہے اس کی شناخت اویس راجہ ساکن سبحان پورہ کے بطور کی گئی ہے۔ آئی جی پی کشمیر کا ماننا ہے کہ یہ آپریشن کافی امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے کہ یہ قومی شاہراہ کے بالکل نزدیک تھا اور ایک بڑا خطرہ بن سکتا تھا، یہ آئی جی پی کشمیر کا ماننا ہے اور اس طرح سے اس آپریشن کو ابھی بھی یہاں کنٹینیو کیا گیا ہے کیونکہ یہاں فورسز کو، فوج کو جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق مزید کچھ ملیٹنٹس ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس جو یہاں پر آپریشن ہے اس کو توسیع کی گئی ہے اور جو دائرہ ہے کیسوں کا وہ بھی بڑھا دیا گیا ہے اور اطلاعات مل رہی ہے کہ یہاں پر گھر گھر اور خاص طور پر جہاں جہاں فورسز کو شک لگ رہا ہے ان گھروں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ یہ چرسو اونتی پورہ کے حوالے سے ہم اب تک معلومات پہنچا رہے ہیں لیکن ابھی تک اس انکاؤنٹر کے حوالے سے جو خبر مل رہی وہ یہی ہے کہ اس میں لشکر طیبہ کا ایک ملیٹنٹ اویس راجہ جام بحق ہو گیا ہے۔
नाज़रीन, नशा मुक्त भारत अब एक मुहिम चलाई जा रही है और इससे जहां पूरे मुल्क में चलाया जा रहा है वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसे चलाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर आज गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने एक वर्चुअली इस मुहिम को आगाज किया है। दरअसल ये मुहिम क्या है हम आपको बताते चले। हम आपको बताएंगे कि आज कश्मीर के 10 अजला में नशे में मुब्तला लोगों की तफासिल के हुसूल के लिए एक सर्वे मुहिम का आगाज किया गया है। और इस हवाले से वर्चुअली इस मुहिम को आगाज करते हुए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रातर ने कहा कि इस कोशिश से न सिर्फ ड्रग्स के इस्तेमाल से मुतल्लिक लोगों की तादाद के बारे में मालूमात हासिल होंगी बल्कि उनके इलाज और रिहेबिलिटेशन के हवाले से भी मदद मिलेगी। आपको बताते चले कि अभी तक सरकारी स्तर पर जम्मू कश्मीर में कोई भी सर्वे नजर नहीं आ रही है जिसमें यह पता चला जा सकता है, ये डेटा हासिल हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक कितने लोग इस ड्रग्स के इस्तेमाल में, मंशियात के इस्तेमाल में मुब्तला है। अब इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो कंसर्न्स हैं उनकी मदद भी ली गई है। जितने भी एटीएस थे उनके साथ आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और उसके साथ साथ आर भटनागर ने बात की है और उनके डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से भी जानकारी हासिल की है कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पर क्या कुछ ड्रग्स के रोकथाम और ऐसे अमराज जो इसमें मुब्तला है ऐसे लोगों की रिहेबिलिटेशन और उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, उस हवाले से उन्होंने आज तफासिल हासिल की हुई हैं। और इस हवाले से डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक अहमद रातर ने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। ड्रग एडिक्शन जो इतना बढ़ता जा रहा है कि मुझे लग रहा है कि घर घर की परेशानी है, ये घर घर की प्रॉब्लम है। आज हमने अपना जो हमारे ACS साहब श्री विवेक बरद्वाज जी ने हमें एक आइडिया दिया, उन्होंने कहा कि आप यहाँ सर्वे करिए। आज वही एक प्रोग्राम था जिसका हमारे ऑनरेबल एडवाइजर तो ऑनरेबल गवर्नर LG साहब श्री भटनागर साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया। हर एक 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे ATFs है, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, और हमारे साथ जो जुड़े हैं मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, मेडिकल कॉलेज बारामूला एंड मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, हर एक जगह पे एट साइमल्टेनियसली एक सर्वे स्टार्ट होगा जिसकी फंडिंग हमारा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कर रहा है और इन कोलैबोरेशन विद डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड GMC श्रीनगर। यहाँ क्या होगा कि आज से ही एक सर्वे। चलिए अगली खबर में बात करते हैं सोपोर की, क्योंकि सोपोर मंडी के अंदर आज एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस मौके पर यहां पर डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर एजाज अहमद मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे और इसके अलावा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से वाबस्ता मुख्तलिफ लोग भी यहां पर मौजूद थे। इस मौके पर सेब की ग्रेडिंग के हवाले से किसानों को जानकारी दी गई और साथ ही साथ जो मुज़िर पेस्टिसाइड्स है, जो अद्वियात है और इसके अलावा प्रोडक्शन में हाइल रुकावटों को खत्म करने की जरूरतों पर भी यहां रोशनी डाली गई। और इस मौके पर यहां मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सैकड़ों किसानों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस मेगा अवेयरनेस कैंप में मुख्तलिफ माहिरीन भी मौजूद थे जो लोगों को और खासतौर पर जो किसान हैं उन्हें बता रहे थे कि उन्हें सब्जियों को लेकर क्या कुछ करना चाहिए, फ्रूट्स को लेकर कैसे जो है ग्रेडिंग की जाएगी ताकि उससे प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ उनके जो प्रोडक्शन है उसका एक अच्छा वैल्यू आ सके। हमने अभी सीजन के शुरुआत से पहले ही ह्यूज क्वांटिटी में अक्रॉस द कश्मीर डिवीजन हम लोगों ने स्पोरिस इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को सीज किया। स्पोरिस जो हमारे पास ऑर्गेनिक खाद के नाम से बाहर से लाके लोग बेचते थे, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, उसकी बहुत सारे आप मीडिया वाले लोगों के तावन से, इन लोगों के तावन से और समाज के हर आदमी के तावन से अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो इन चीजों का है वो यही है कि हमारा जो किसान किसानी के साथ जुड़ा है, चाहे वो किसी चीज की भी। मेन मुद्दा और मकसद ये था कि अपनी ग्रेडिंग में सुधार लाओ। मेरा जो स्पीच था पूरा उसी पे था कि हमारी ग्रेडिंग जितनी सही हो जाएगी उतना बायरों को फायदा होगा, डीलर्स को फायदा होगा और आल्सो ग्रोवर्स का फायदा होगा, क्योंकि अभी आने वाले सालों में हमारा जो माल है कंपटीशन पे बिक जाएगा। पिछले एक साल से आप देख रहे हो कि ईरान का माल जब मार्केट में आया तो हमारा जो सेब है वो उसमें कंपटीशन नहीं कर पा रहा है, जिसका मेन रीजन है कि हमारी ग्रेडिंग में कमजोरियां हैं। और जितना जल्दी हो सके हम अपनी ग्रेडिंग सुधारिए ताकि आने वाले सालों में हमारे को परेशानी ना हो। अगर आप ये साल देखेंगे तो जो बायर्स हैं फ्रूट मंडी सोपोर के सबसे ज्यादा लॉस में है। उस लॉस का मेन रीजन है जो हमारी ग्रेडिंग है वो उसमें वो ना। वादी कश्मीर के अंदर या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर
मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जो काम कर रहे डेलीवेजर्स है, नीड बेस्ड वर्कर्स है, कैजुअल वर्कर्स है, वह अपनी मुस्तकिली के लिए और अपनी वेजेस बढ़ाने के हवाले से आए रोज एहतजाजी मुजाहरा करते रहते हैं। और इस हवाले से सुंबल सब डिवीजन के अंदर भी आज पीएचई में काम कर रहे वर्करों ने, कैजुअल डेलीवेजरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और उस दौरान उन्होंने वेजेस बढ़ाने के साथ साथ जो उनकी बुनियादी मांग है कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए, उस हवाले से उन्होंने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे जिस पर ये मुतालबे दर्ज थे कि उन्हें मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया जाए या साथ ही साथ उन्हें रेगुलराइज भी किया जाए। तकरीबन पिछले 15 से 25 सालों से काम कर रहे हैं। हमने यहाँ के महकमों को अपना खून दिया है। यहाँ के लोगों तक बुनियादी सहूलियात पहुँचाने में हमने कोई भी कसर बाकी नहीं रखी है। इंतजामिया है, एलजी इंतजामिया से हमारी गुजारिश होगी कि जितने भी डेलीवेजर है, कैजुअल लेबर है, रियासत जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर हमें रेगुलर किया जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए। ये जानकर हमें हैरत होती है, जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो इन लोगों का मानना होता है कि इनको 60,000 डेलीवेजरों के ऊपर तरस आता है। इधर बडगाम में भी आज ऐसे ही इन्हीं वर्करों ने एहतजाजी मुजाहरा किया जो पीएचई में काम कर रहे थे और उन्होंने भी अपनी मुस्तकिली के साथ साथ मिनिमम वेज एक्ट लागू करने के हवाले से मांग की है और उन्होंने कहा कि उन्हें हर वक्त सिर्फ यही वादे दिए गए कि उन्हें रेगुलराइज किया जाए या उन्हें मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो सरकारें थी या अब जो गवर्नर राज है, हर वक्त उनके साथ धोखा हुआ है जबकि वो अपने इस डिपार्टमेंट में तनदेही से काम कर रहे हैं। इसका मुद्दा और मकसद खाली 3 चीजों पर है। एक तो पहले हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी रेगुलाइजेशन किया जाए और दूसरी जो रेगुलाइजेशन के बाद जिसको अभी तक 10 साल पूरे नहीं हुए हैं उनको मिनिमम वेज इस एक्ट के तहत लाया जाए और जो हमारी जो पेंडिंग वेजेस है वो रिलीज किया जाएगा। और हम आखिरी बार गवर्नमेंट से इतला दे कि हमारे साथ जो इंसाफ किया जाए, जल्द अज जल्द पूरी तौर हमारे साथ इंसाफ किया जाए और रेगुलाइजेशन पॉलिसी की। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ ही अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।